अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से मेरे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, पहले ही पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी का बाजार गर्म है। अब इसे और गर्म कर रहा है IMF ये कहकर के पाकिस्तान में रुपए की कदर कम होने और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से महंगाई बढ़ जाएगी, साथ ही बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। क्या इस मईशत की जो नाकामी है इसका ताल्लुक मुल्की हालात, सियासी तब्दीलियां जो हो रही हैं, दहशतगर्दी, तवानाई का बहरान और कर्जों के दबाव में आना है? क्या ये वजूहात हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इंतखाबी धांधली का नोटिस लें, अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो सड़कों पर आ जाएंगे और अगर मौजूदा निजाम बरकरार रहा तो किसी सूरत अगले इंतखाबात नहीं होने देंगे। और अब तो इमरान खान को डॉक्टर ताहिरुल कादरी की बातें भी ठीक लगने लगी हैं। कहते हैं कि इस निजाम के तहत इंतखाबात से कभी जमहूरियत नहीं आ सकती। सवाल यह है कि क्या मौजूदा दौर जमहूरियत का नहीं है? अगर नहीं है तो क्या इमरान खान सड़कों पर आकर जमहूरियत का चांद निकालेंगे? और कराची में जाली वोटों की तस्दीक के बाद क्या इमरान खान हक के बजानिब होंगे एहतजाज के? आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही क्लासेस साहब और कायद साहब की खबरें भी लेंगे। जी कायद साहब। शाजी, आगाज़ में बात करेंगे, फॉलो अप है हमारी दो स्टोरीज़ की जिस पे हुकूमत ने एक्शन किया, कसूर में भी और हाफसाबाद में भी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। रात को वहाँ वो इलीगल जो अड्डे थे वो हटा दिए गए। चले हम ये ज़रा उसको भी पॉइंट आउट करेंगे और शुक्रगुजार भी हैं कि लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी। इसके साथ में आज ख़ास तौर पे बात करूँगा, ये जो बहुत शोर है अमेरिकन शटडाउन, ये क्या है? शटडाउन क्या है और ये अमरीकी मैशत कहाँ खड़ी है? और ये हम इसे उस नुक्ते नज़र से नहीं देखेंगे जिस नुक्ते नज़र से हमें CNN ये BBC दिखाता है। हम उस नुक्ते नज़र से देखेंगे जिससे इसे अमेरिका के अवाम देख रहे हैं। और आखिर में वक्त मिला तो बात कर लेंगे थोड़ी सी। एक सेमिनार हुआ था बलूचिस्तान में 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कुछ फिगर्स डिस्कस किए, जिसमें MPs भी थे, सिविल सोसाइटी भी थी, प्रोफेसर और साफ़ी भी थे। बच्चों की क्या सूरत हाल और सबसे जो बदतरीन इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान में है जो कि सबसे मिनरल रिच है। और मगर साथ साथ इसमें एक जिक्र ये भी करेंगे कि जो पार्लियामेंट के लोग वहाँ आए थे वो कैसे ऐसे ठीक कर सकते हैं वापस पार्लियामान में जाके, क्योंकि वो वहाँ के हुक्मरान हैं और वो कानून साजी भी कर सकते हैं। खबरों में बात करेंगे। क्लासरा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासरा साहब, आप आज क्या बताएंगे हमें? जी शाजिया, यहाँ पे आज एक स्टोरी आपके साथ ये शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि 2 अक्टूबर को यहाँ इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत इसाक डार साहब ने की थी। उसकी इनसाइड आपको स्टोरी बताएंगे कि उस मीटिंग में जब ये कहा गया कि हमारे पास खाद खरीदने के लिए डॉलर नहीं है और आगे रबी का मौसम आने वाला है और बहुत बड़ा क्राइसिस ये पाकिस्तान को हिट कर सकता है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और बार बार हम लोगों को बताते रहते हैं हम ज़रूरी मुल्क हैं। पता यह चला है पाकिस्तान के पास खाद खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। तो इसका क्या हल सोचा ये ECC ने, क्या तरीक़ाकार इसका अडाप्ट किया गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सोल्यूशन सोचा गया है कि खाद खरीदने के लिए डॉलर कहाँ से आएंगे, वो इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ एक और स्टोरी, वो भी अगेन ये वजारत ख़जाने से आ रही है कि कैसे ये 24 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी ली गई है या दी गई है इनके शुगर मिल मालकान को, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है वो दिवालिया होने के करीब होगी। वो भी इनसाइड स्टोरी आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्लस कि किसानों का 2 अरब रुपया जो है वो शुगर मिल्स ने देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उस वक्त देंगे जब इनको 50 करोड़ रुपए मजीद सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत ने इस पर क्या फैसला किया है, झुकी है या नहीं झुकी, वो भी आपके साथ इनसाइड स्टोरी देंगे। और ये ना भूलिएगा कि ये इनमें से मोस्टली जो शुगर मिल्स हैं वो पाकिस्तान के रूलिंग एलीट और अपोजिशन की पार्टीज के जो वो हेड्स हैं उनकी हैं। तो इसलिए वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि शुगर मिल्स वाले जो हैं वो कैसे हुकूमत की जेबों से हर साल, हर महीने, हर 15 दिन बाद वो किसी न किसी बहाने से सब्सिडी निकलवा रहे हैं। वो भी डिटेल आपको शेयर करेंगे। ठीक है कायद साहब, IMF ने एक बार फिर से वार्निंग दी है कि रुपए की कदर कम होने, बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोजगारी जो है वो और ज़्यादा मजीद बढ़ जाएगी। आप देखिए, पहले पाकिस्तान में महंगाई है, बेरोजगारी है, तवानाई नहीं है, तवानाई का बहरान है, दहशतगर्दी है। तो इस तरह के चैलेंज से निपटना हम किस तरह पॉसिबल हो सकता है? देखें, एक तो पहली बात यह है कि कोई वो हमारे इल्म में क्या उन्होंने इजाफा किया। और वैसे भी जहाँ जहाँ IMF के ऑपरेशन दुनिया में हुए हैं, आप देखें कि वहाँ पे इस तरह से महंगाई, ऑस्टेरिटी, एक जो ऑस्टेरिटी का आप लेके आए हैं। बेसिकली जो सबसे इसका है सिलसिला कि जब आप एक बड़ा डायलेमा ये है कि अगर आप ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी बेल्ट टाइट करे। बेल्ट टाइट करने का क्या मतलब है कि स्पेंडिंग कम करे, अपने अखराजात कम करे। जब वो अखराजात कम करती है तो ग्रोथ रेट वैसे ही नीचे आ जाता है। ठीक है, अब अच्छा, और ये है कि जी बजट को, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक का जो एक सबसे बड़ा जो उनका मुहर्रिक होता है इन तमाम इक़दाम का, वो उनका मसला ये होता है कि यहाँ से हमने पेमेंट जो उठानी है हर 3 महीने बाद। मिसाल के तौर पे अगले महीने में जो है बहुत बड़ी पेमेंट्स आ रही हैं, $700 मिलियन की तकरीबन आ रही हैं 1-1.5 महीने के अंदर जो हमने देनी होगी। तो अब उनका इशू ये नहीं है,
और आप महंगाई करें, आप सस्ता करें, उन्हें उनका ये है कि जी हम ये कैसे उठा, और ये तो हमारा इंटरनली जो सेटअप है उसको ये देखना है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मगर बात ये है कि आप शुरू से ज़िया-उल-हक के दौर से लेके अब तक जो कर्जों का बोझ लादा, अब जो पीछे ये गवर्नमेंट आई तो जाहिर है ये कहाँ से पेमेंट देती, इसको तो डिफ़ॉल्ट पे थी। हाँ, इनसे हमें ये उम्मीद थी कि ये जो 30,000 लोग हैं जिन पे टैक्स लगाया जा सकता था, FBR के पास उनकी सारी मौजूद थी, डिटेल्स मौजूद थी। ये लोग ट्रैवल करते हैं जो 2-2 10-10 मिलियन की गाड़ी पे घूम रहे हैं, यहाँ से कोई पैसे निकाल लेते। देखे ना, सिस्टम के अंदर रह के तो आप यही कर सकते हैं कि ये। लेकिन क्लासा साहब कह रहे हैं हुकूमत अपने अखराजात कम कैसे करे, किन सेक्टर से हाथ खींचे हुकूमत अपने अखराजात कैसे कम करे? बाहर आना जाना छोड़ दें, जो इतने बड़े बड़े वक्त लेके जाते हैं इनको साथ लेके जाना छोड़ दें, या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना छोड़ दें, क्या करें? मैं इस सवाल तो बड़ा आपने सीरियस किया है और काजी साहब भी बड़े सीरियस मूड में है, लेकिन मैं इस वक्त वो क्या कहते हैं, हिस्से ज़राफ़त मेरी थोड़ी सी फड़क रही है। तो मुझे वो ये इंतहाई बोगा सा पुराना लतीफ़ा याद आ रहा है। किसी उन्होंने अंधे हाफिज़ से पूछा था, हाफिज़ साहब हलवा खाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने कहा फिर अंधे हम किस दिन के लिए हुए थे अगर हमने हलवे भी नहीं खाने। तो अगर आप ये जो तजवीज़ें दे रही हैं कि जी बहर आना जाना छोड़ दें, ये गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना छोड़ दें, अयाशी छोड़ दें, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, भाई क्यों छोड़ दें? अगर इन्होंने कामनर की लाइफ गुजारनी है तो फिर आपके मेरे साथ आके बैठें और पाकिस्तान के करोड़ों लोग हैं उनके साथ ज़िंदगी बसर करें। इसलिए ये जो इस तरह की तजवीज़ें जब हम देते हैं ना मीडिया में, तो ये मेरा ख्याल है मैं ये जहन में रखना चाहिए कि कोई बेकार आदमी जाके ये पॉलिटिक्स नहीं करता। पावर पॉलिटिक्स पैसे के लिए की जाती है, करप्शन के लिए की जाती है, इक़्तिदार के लिए की जाती है, क्लाउड के लिए की जाती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया के बेवकूफ़ लोग हैं वो टैक्स देते हैं और समझदार लोग जो हैं उन टैक्सेस को अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो पहुंच चुकी है, इसलिए इन लोगों पे इम्पैक्ट नहीं होता। उसकी बड़ी मज़े की बात है, कभी मैं ले आऊँगा वो आपके सामने पेश करूँगा कि एक वजीर को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं लीगली तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर, जिस पे आप और मैं एतराज़ भी नहीं कर सकते ये कह के कि ये तो कानून का हिस्सा है जनाब, ये तो कानून है, आप कैसे एतराज़ कर सकते हैं कि एक वजीर को क्या कुछ मिलता है। ये आप उसकी डिटेल अगर उसकी पढ़ेंगे, ना ये बिजली का बिल देते हैं, ना ये टेलीफोन के बिल देते हैं, ना ये गैस के बिल देते हैं, ना इनकी ट्रैवलिंग के जितने टिकट्स हैं इनके, ये तमाम के तमाम इनके फ्री हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इनकी फ्री है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग इनकी फ्री है, खजाने से या कहां से फ्री, किस तरह? इसको जरा एक्सप्लेन करें ना। ये इसी खजाने से ये शाजिया, कोई आसमान से नोटों की बारिश तो नहीं होती ना। दरख्तों पे एक एक वजारत में एक एक वजीर के कमरे के साथ दरख्त लगा हुआ है नोटों का कि ये जनाब उठें सुबह सुबह और आप इसमें $8-10 या पाउंड जितने चाहिए या जितना पैसा चाहिए आप उतार लें। इसी खजाने से जा रहे हैं जिसका टैक्सेस आप और मैं दे रहे हैं। ये मैंने जैसे कहा कि इनका कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं, अनलिमिटेड टेलीफोन कॉल्स हैं इनकी। इन केस अगर किसी के हादसे में मौत हो जाए वो भी लाखों रुपया ये प्रीमियम है जो मिलेगा उसके वर्षा को। मरने के बाद भी उन्होंने अपना अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ है कि अगर हमें कुछ हो भी जाए खुदा ना खासा तो भी हमारे वर्षा को अच्छे खासे पैसे मिल जाएं। सो ये वो तरीक़ेकार है जो, और आप कह रही हैं बड़ा इंतज़ारी सवाल पूछ रही हैं जी ये सारे काम छोड़ दें, बिजली का बिल देना शुरू कर दें, गैस के देना शुरू कर दें। सो ये चीज़ें मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि जब आपको तनख्वाह मिलती है, जब आपको सैलरीज मिलती हैं, फिर आम आदमी की तरह आप भी उससे सैलरी में गुजारा करें, फिर आप क्यों उससे अलहदा बिल्स नहीं दे रहे, आप दूसरे आपने पाक से अच्छा कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एक्निक है काल साहब, तवानाई, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, आबपाशी के 9 तरक्याती मंसूबों की क्लासा साहब इन्होंने मंजूरी दी है। 42 अरब 92 करोड़ की मजमूई लागत इस पर आनी है। इतना पैसा भी इनके पास है, फिर आप कहते हैं आप खसारे में हैं। इतने मंसूबे शुरू करने के बाद आपको नजर भी लगा हुआ भी कुछ नहीं आता। ये तो करते हैं, मगर हम सबसे ज्यादा जो ये जो डेवलपमेंट फंड होता है हमेशा इस पे ही कटौती आती है। जब भी इन्हें पैसे नहीं होते बजट में आप प्रोजेक्शन देते हैं कि हम ये करेंगे, होगा या नहीं होगा ये वल्लाह आलम, ये देखते हैं होगा या नहीं होगा। मगर आपने जो सवाल किया मैं उसका एक और जवाब देता हूँ। आखिर आप कहते हैं ना बिल कौन देगा, मिसाल के तौर पर यह बात समझने की है कि एक रियासत में पैसा आता कहाँ से है। आप जो महसूलात लगाते हैं, अभी आप बाहर निकलेंगे एक जगह पे आपको पार्किंग का बिल देना पड़ेगा, एक जगह जाएंगे एक टोल टैक्स आप दे रहे हैं, हाँ। उसके बाद आप एक माचिस की डिबिया खरीदेंगे तो आप उस पर भी 17% टैक्स दे रहे होंगे। अच्छा, तो ये सारे पैसे जो हैं इस मुल्क के अवाम पैदा करते हैं। इस मुल्क के अवाम ये फिर मैनेजमेंट के नाम पे इकट्ठा होता है और ऊपर जाता है। अब मसला ये है कि ये क्राता साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो फिर आप तनख्वाह में आपकी पक्ष भी वही होनी चाहिए जो ग्रेड 7 के आदमी जो है वो उसको आप कितनी सहूलियात दे रहे हैं। मगर मामला ये है कि ये इसमें जो देखने वाली बात यह है कि अब अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है, एक क्वालिटेटिव चेंज हमें आती नजर आती है। जिस तरह मैं अभी शट डाउन पे भी आऊँगा और आपसे बात भी करूँगा कि आप जो है हमेशा
एक तवील अरसे तक तो शायद कर सकते हैं, इस तरह से सिस्टम को चला सकते हैं, मगर क्या ये इंडेफिनिटली ऐसे चल सकता है या नहीं चल सकता, ये सवालिया निशान होगा। और इसमें देखना ये है कि कोई क्वालिटेटिव चेंज आ सकती है किसी वक्त भी, अगर ये सारा बोझ आप आवाम पे मुंतकिल करते हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इमरान खान वाकई अब दोबारा से फिर हमें सड़कों पर एहतजाज करते हुए नजर आएंगे। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासा साहब, हम IMF की वार्निंग की बात करते हैं कि महंगाई की वार्निंग देते हैं, बेरोजगारी की वार्निंग देते हैं, तो क्या इनसे मुआहदों और कर्जे लेने का नतीजा नहीं हम भुगतते? एक तो पहली बात यह है कि शाहजहाँ कोई आके हमारे घर पे नहीं आता, मिन्नत नहीं करता, तरले नहीं करता कि आप तशरीफ लें और हमसे कर्जे लें। जो जिसको जरूरत होती है वही किसी के दर पे जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जब हम IMF की वही खबर मैं भी पढ़ रहा था जिसको काजी साहब ने आज उसको बड़ा अच्छा एक मौजू बनाया, वो कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एक खत लिखा गया है, वजारत खजाना ने लिखा है या हुकूमत पाकिस्तान ने लिखा है IMF को। अगर हम स्क्रीन पे दिखा सकें, उस लेटर की कापी है बाकायदा एक्सक्लूसिवली, 2 पेजेस का लेटर है जो लिखा गया है, जिसपे इसाक डार साहब और गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनके दस्तखत हैं। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें कही गई हैं। एक तो सबसे बड़ा इंकशाफ जो है, अगर ये 2 पेजेस का जो लेटर है इसमें वो ये कहते हैं कि जो शराइत आप हमारे साथ तय कर रहे हैं, और इसमें मैं बता दूं कि तकरीबन ये वो पॉलिसी पेपर्स हैं जो अब तक सामने नहीं है, जिसकी हम बात करते थे कि इनको सामने आना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए आपका IMF के साथ एग्रीमेंट क्या हुए हैं, आपकी क्या बातचीत हुई। आप जो कहते हैं बड़े ट्रांसपेरेंट हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ट्रांसपेरेंट नहीं थी, हमें बताएं तो सही कि आपके क्या मुहदे हुए हैं, क्या एग्रीमेंट हुए हैं। ये मेरे पास तकरीबन 40 पेजेस का वो डॉक्यूमेंट है जो हम ये स्क्रीन पर भी हम दिखा सकते हैं, जो तय किया गया है IMF के साथ, और बाकायदा इसमें एक एक चीज़ की शिक दी गई है कि आपसे जो हम ये 7 बिलियन डॉलर ले रहे हैं, इसके बदले में पाकिस्तान की हुकूमत को क्या कुछ करना होगा। और इसको पढ़ के मुझे तो कोई शक नहीं है, जो IMF फरमा रही है कि पाकिस्तान में गुर्बत भी आएगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इसके साथ और मसाइल भी होने वाले हैं, इस प्रोग्राम के नतीजे में ही हो सकते हैं। इसमें उन्होंने मसलन इसमें क्या क्या बातें की हैं, बाज़ बातें ठीक भी हैं, होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि सारा प्रोग्राम गलत है। इसमें मसलन उन्होंने कहा कि PIA की बात की कि PIA को बेच दिया जाए, और उसकी डेडलाइन रखी गई, उन्होंने रखी है जाके आज जून 2014 के 26% शेयर हैं, इनको ले ऑफ कर दें और मैनेजमेंट कंट्रोल दे दें। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बात की है, इसके बाद रेलवे की बात की है, और मुझे हैरानी हो रही है हमारे दोस्त ख्वाजा साद रफीक साहब क्या करेंगे 2014 के बाद, उनकी डेडलाइन भी रख दी गई है, जून जुलाई की रखी गई है। सो ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने IMF ने इन पे जोर डाली। मसलन एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया गया इन डॉक्यूमेंट्स में, हमें समझ नहीं आ रही थी ये जो डॉलर है ये एकदम पावरफुल हो गया है और रुपीज़ जो है वो नीचे आ रहा है। किसी को ये इसकी मिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, वो मिस्ट्री इन IMF के साथ जो एक्सचेंज किए गए लेटर्स और जो डॉक्यूमेंट्स उनमें हल हो गई है। ये बाकायदा तय किया गया था कि 1 जुलाई से 15 अगस्त तक ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट से 125 मिलियन डॉलर खरीदेगा। सो स्टेट बैंक ने चुपके से IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की लोकल मार्केट से 125 मिलियन डॉलर या 12-13 अरब रुपए के डॉलर इन्होंने खरीदे हैं, जिससे डॉलर स्ट्रांग हुआ है और रुपये की कीमत कम हुई है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो लेटर की मैं बात कर रहा था, वो लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बाकी तो चीज़ें तय की गई हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टोटली उसको एक्सेस दी गई IMF को कि पाकिस्तान में कोई भी पत्ता भी हिलेगा फिजिकल पॉलिसी के हवाले से तो IMF को बताया जाएगा। और स्टेट बैंक के गवर्नर ने लिख के दिया इस लेटर में कि सर आप जो कहेंगे, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी पाकिस्तान के हवाले से हम आपको देंगे। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस लेटर में, जो मेरा ख्याल बताना ज़रूरी है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है जिसकी, ये 2 पेजेस के लेटर का जो एंड जो आखिरी पैरा है, लास्ट जब ये इसको क्लोज कर रहे हैं अपने इस एग्रीमेंट को, उसमें वो ये अश्योरेंस देते हैं उनको कि हमारा जो प्रोग्राम है ये सिर्फ ये नवाज शरीफ हुकूमत का प्लान नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस प्लान को बाकायदा तौर पर जो सूबाई हुकूमतें हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी नवाज इसमें PTI हैं, लेकिन इट्स क्लियर इंडिकेशन, वो कहते हैं ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उन तमाम की हमें सपोर्ट हासिल है। और यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ था, जिसमें KPK के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, सिंध के भी आते हैं, बलूचिस्तान के भी आते हैं और पंजाब के भी आते हैं, तो वो ये फरमा रहे हैं इस लेटर में जो IMF को लिखा है कि हमें तमाम सूबों की हुकूमतों की इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट हासिल है जो IMF के साथ किया जा रहा है। मतलब यह है कि इसमें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के हमारे इस प्लान को जो IMF के साथ एग्री किया गया है उसको वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट किया। लिहाजा ये जो PTI वाले ये एहतजाज के जल्द से जुलूस का ये प्लान बना रहे हैं कि हजूर हमें जाना है, जल्द से जुलूस करने हैं,
तो ये इनको शायद पता नहीं है, क्योंकि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, बड़ी स्मार्ट मूव है, ये स्मार्ट काम किया गया है। और जैसे मैं कहता रहता हूँ कि वजारत खजाना में बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, बड़े बड़े गुरु घंटाल हैं, उनके पास बड़े बड़े मंसूबे हैं, बड़े बड़े उनके पास तरीके वारदात हैं लोगों को आगे पीछे करने के। उसमें इन्होंने जो इनको इसमें इम्प्लीकेट किया है, शामिल किया है ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीटीआई हुकूमत को। वो कहते हैं कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास होते थे, नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत करते थे, उसमें हम ये सारी चीज़ें लेके गए थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की और हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ की उन्होंने सपोर्ट की है और इस प्रोग्राम को भी सपोर्ट हासिल है। सो मेरा ख्याल है पीटीआई वालों को ये ज़रा देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो वैसे मुजाहरे नहीं कर रही कि जब वो मुजाहरे करने जा रहे हैं तो IMF को बता दिया गया, ये वो लेटर है, ये वो लेटर है 2 पेजेस का, उसमें IMF को बाकायदा बता दिया गया है कि सर ये सूबाई हुकूमतें हैं, ये हमारे साथ हैं, इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल जल्द से जल्द उसका प्रोग्राम कैंसिल करें। उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो बड़े एक्साइटेड हैं इस मामले में। तो वो मुझे भी कह रहे थे कि ये बताएं जी लेटर किधर, ये वो लेटर की कापी है सर, ये 2 पेजेस हैं, इसका आखिरी पैरा जो है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो IMF के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें। साहब इमरान खान की बात कर रहे हैं कि वो फिर जलसों पर आने वाले हैं, जुलूसों पर आने वाले हैं, एहतजाज करने वाले हैं, सड़कों पर निकलने वाले हैं। कहते हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी बिल्कुल ठीक कहते थे कि इस निज़ाम के तहत इंतखाबात में जमहूरियत नहीं चल सकती। तो इतने ही उनकी ख्यालात और सोच अच्छी थी तो डॉक्टर तारुल कादरी ने तो बुलाया था। हमारे सियासतदान भाइयों का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। डायलेमा ये है कि हर जाने वाले को अच्छा कहते हैं। नहीं, भैया वक्त उन्होंने जो मगरब के इस्तेमारी इदारे हैं उनको भी खुश रखना है और हमें भी ये कहना है कि हम आपकी खातिर जान दे देंगे। अब हमारे जो अवाम के जो मफादात हैं और जो आलमी ताकतों के मफादात हैं वो यहाँ नहीं, वो फ्रांस में, वो यूनान में, वो अमेरिका में, हर जगह मुतहारब है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, अब उधर जाते हैं तो उन्होंने भाग के उधर कोई बात करनी होती है, जिस तरह उन्होंने लेटर दिखा दिया। जब हमारे पास आएंगे तो इनके इलेक्टरल वादे हैं, क्योंकि बहरहाल बादियुल नज़र में बज़ाहिर यही है, लोग इसको डाउट करते हैं। जिस तरह इमरान खान डाउट कर रहे थे, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि जनाब ये ठीक कहते हैं ताहिरुल कादरी साहब कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो इलेक्टरल रिजल्ट आया है जिससे पूरा डाउट कास्ट कर दिया है इस पे कि जी अगर इंक नहीं दी तो क्यों नहीं इंक दी। मैं कल रात को टीवी पे एक उनको देख रहा था, शेर अफगन साहब बैठे हुए थे, कहीं और भी हमारे यहाँ भी कोई बैठे थे। तो बात यह है कि भाई आपने क्यों नहीं इंक दी, अगर नहीं दी तो क्या आपने हमें बताया था कि ये थंब इंप्रेशन ठीक होंगे या नहीं होंगे। और MQM कह रही है जी पहले पूरे पाकिस्तान में चेक करा लें, चले मैं तो कहता हूँ पहले इंडिया में चेक करा लेते हैं फिर करा लेंगे इधर। तो ये जो सारा आपके आज सारा क्रिएट कर रहे हैं, इसमें इनका मसला क्या है। अब आवाम से वो, अब इमरान खान का डायलेमा ये है कि वो इस सारे फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एक जन्नत तख्लीक करके हमें पेश कर देना चाहते हैं, जिसका वो बार बार हमें कह चुके हैं। मगर यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला क्या है, उनके हौसलों को तकवीत मिली है। नहीं, यहाँ मसला क्या है, आप जिस वक्त तक इन इदारों से टकराते नहीं है, जब ये आते हैं गोरे सेठ बैठ के, वो तो अपने काम के लिए आते हैं, वो तो दुकानदार हैं, वो तो यहाँ दिहाड़ी लगाने के लिए आ रहे हैं और उनको आना भी चाहिए, यही उनका मनसब है। तो जब आप उनसे कैसे टकराएंगे, आप अपनी आबादियों के मफाद को, अब यही पूरी दुनिया में सियासत का मसला हो गया कि जब आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हैं तो आप कहते हैं हम तो दिन रात एक कर देंगे, और फिर आप उधर पहुंचते हैं जनाब आप ये कैसे, ये वो कहते हैं भाई छोड़ो ये बैलेंस शीट सीधी करें, ये पैसे इधर से हमें इतने चाहिए, इतनी तारीख को आपने इतने पैसे देने हैं, आप ये करें। ये है इशू और ये डायलेमा है आजकल की पॉलिटिकल एलीट का। और आज जो दुनिया भर में और हमारे यहाँ सियासत एक जगह खड़ी है, वो किस जगह खड़ी है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारी लीडरशिप किधर है। कभी वो यूं टामक टोइयां मारते, कभी इमरान खान के दर की तरफ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर इधर। तो मेरे ख्याल में यही क्राइसिस है कि ये क्लासा साहब, जिस तरह कराची के रिजल्ट्स निकले हैं, 77,000 से ज्यादा वोट जाली निकले हैं, तो इमरान खान हक बजान नहीं, अब सड़कों पर आने पर उनके हौसलों को तकवीत नहीं मिलती। क्लासा साहब से हमारा राब्ता जो है वो कट गया। चौधरी शुजात भी कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी हल्के में गिनती आप दोबारा करवा लें, कराची जैसे रिजल्ट से निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इतने बड़े लीडर जो खुद प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारा फिर मैनेजमेंट है। अगर तो चौधरी साहब ये कह रहे हैं, चौधरी शुजात साहब, ये तो 12 वो तो एक बड़े वोकल आदमी है, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जो इलेक्शन उनकी अपनी गवर्नमेंट ने कराया था, यानी परवेज मुशर्रफ साहब ने करवाया था, उस पर भी उन्होंने डाउट कास्ट कर दिए थे। मगर ये है कि मैं आप ये जो मैं पहले बात कर रहा था, असल में यही डायलेमा है। डायलेमा ये है कि हम रोते हैं, हम सहाफत में आके, ज़ाहिर हमारा मकसद ये है जी अवाम के ये राइट्स हैं, ये आपने कानून है, ये आपका मैनिफेस्टो है, ये इनको ये। अब इमरान खान, मैं नहीं कहता, मैं उनकी नीयत पर तो कतन शक ही नहीं करता, मगर बात यह है कि ये तो मुमकिन है ना कि एक डॉक्टर साहब की नीयत तो बड़ी अच्छी हो, मगर वो मेरा बेड़ा गर्क कर दे, कोई ऐसी दवाई दे दे मुझे। तो अब मामला यह है कि इस वक्त इकोनॉमिक मॉडल की बात है।
पूरी दुनिया में जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक मॉडल का क्राइसिस है कि जो क्या मॉडल हो, क्योंकि ये मॉडल जो आज मैं आऊंगा अमेरिका के शटडाउन पे कि ये मॉडल अगर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत में पिट गया या पिट रहा है तो यहाँ कैसे चलेगा? क्लासा साहब, इमरान खान दोबारा से सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, क्या वो हक बजानिब नहीं है? जिस तरह हम कराची में जाली वोट निकले 77,000 से जायद, चौधरी शुजात भी कहते हैं मुल्क के किसी भी हल्के में आप दोबारा गिनती करा ले, रिजल्ट कराची जैसे ही निकलेंगे। ये तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक ये क्राइसिस इनके लिए पैदा हो चुका है, पर्टिकुलरली नवाज शरीफ साहब हुकूमत के लिए। और आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था जी आप 4 हल्कों की बात करते हैं, हम 40 पे हम ये काउंटिंग रिकाउंटिंग या जो भी टेक्निकल आप नादरे के जरिए कराना चाहते हैं हम तैयार हैं। तो वो तो 40 के लिए तैयार हैं, तो फिर करा लिया जाए 40 पे। तो मेरा ख्याल है कि इनके मैंडेट पे बहुत सारे सीरियस सवाल उठना शुरू हो गए। और कल के बाद जिस तरह नादरा की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो हर पार्टी कहेगी कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। और इमरान खान साहब सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो तो बात कहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब मेरा ख्याल ज़रा जल्दी कर रहे हैं। और मैं कल उनका भी देख रहा था, ये मेरा ख्याल आज ही है कालम हारून रशीद साहब का। उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब किसी की सुनते तो नहीं है खैर से, लेकिन अगर मेरी सुनते होते तो मैं उन्हें यही कहता कि एक अच्छे सियासतदान को पता होना चाहिए कि कब ये टाइम होता है कि आपने सड़कों पे आना है और कब नहीं आना। ये टाइम सड़क पे आने का नहीं है। फिलहाल एक मोमेंटम आप ज़रूर गैदर करें, एविडेंसेस मजीद सामने आने दें, लोगों को मजीद तैयार होने दें कि उनका मैंडेट कैसे चुराया गया। लेकिन खान साहब लगते हैं हर काम वो कुछ ज्यादा जल्दी। मेरा एक सवाल है, एक दोनों से उसमें होते हैं, अभी लोग सड़क पे नहीं आएंगे और लोग सड़क पे नहीं आएंगे, कुछ वेट करना चाहिए। लोग क्यों आए, मैं एक अर्ज करता हूँ। वो लोग आए यहाँ पे 47 में हमने देखा एक मूवमेंट थी, 46 उसके बाद हमने देखा 68 69 की मूवमेंट थी, लोग बाहर आए। 10 अप्रैल 1986 को भी लोग बाहर आए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई 18 अक्टूबर को 2007 को आए। फिर इमरान खान ने जो लाहौर जलसा किया उस पर भी आए। बात यह है कि लोग किसके लिए आए, आप सामने बजाय एजेंडा देना। क्या कोई लीडर ये कहने को तैयार है कि ये जो आइन की किताब में जो आपके राइट्स जो हैं ये आके हम 6 महीनों में इंश्योर करेंगे आपको, और इनको जब आप इंश्योर करना होगा तो फिर आपको उन ताकतों से नबुर्दाज़बा होना पड़ेगा जिनकी स्टोरीज आप अभी करेंगे, जो कभी सब्सिडी के नाम पे चीनी के पैसे ले जाते हैं, कभी जो है वो डेट सर्कुलर डेट बना के हमें वो कुचल देते हैं, या फिर इन्फ्लेशन करके और जो एसेंशियल है उनकी कीमतों में आप हिसाब। तो बात यह है कि एक सिस्टम सियासी है, पॉलिटिकल, वो किसके मफाद में मुनज़्ज़म या तरतीब दिया गया है। वो अगर आवाम के मफाद में आप तरतीब नहीं देते तो गुफ्तगू जितनी मर्जी कर लें या हमसे भी करवा लें, उससे तो फर्क। लेकिन इस पर इमरान खान का सड़कों पर आना तो अपनी जगह, क्लासा साहब, इस पर कार्रवाई करना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर वो मामला छोड़ना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो जो मेंबरान थे आज आपने पढ़ा होगा अखबारात में, उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। बस यही काम पाकिस्तान एक्सटेंशन पे चल रहा है, चाहे लोन की एक्सटेंशन हो, चाहे ये आपकी इकोनॉमी की आपकी एक्सटेंशन हो, लीडरशिप है वो भी एक्सटेंशन पे चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक्सटेंशन पे चल रहा है। सो लगता है इस मुल्क में कोई काबिल आदमी नहीं बच गए, कोई कंपिटेंट आदमी नहीं बच गया जो एक को दूसरे की जगह रिप्लेस कर सके। ये नागुज़ीर बन चुके हैं सारे के सारे। हर जगह जहाँ पे आपको चाहिए नया बंदा, कोई परफॉर्म करने में नाकाम रह रहा है तो उसको हटाएं, कोई नया बंदा आने दें, हो सकता है वो कोई बेहतर जॉब करके दे। इसलिए यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान थे, उनको भी एक्सटेंशन मिल गई है। वो जो मुका की बात होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मायूस किया है। आप जब उठा के 70-80 साल के बुजुर्गों को जिम्मे लगाएंगे कि आए हजूर और संभालें इस मुल्क को, यादाश्त ताज़ा करें मेरी एक। आपको याद है हमने यहाँ स्टोरी की थी, आपको याद है कि ये जो एसेट्स की डिटेल्स भेजी गई थी और भेजनी थी स्टेट बैंक को, तो शनाख्ती कार्ड ही गालबन नहीं। आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट, आई विल फाइंड दैट स्टोरी। ये सिर्फ एक मैसअप नहीं हुआ, उनके दौर में, पिछले इलेक्शन कमीशन के दौर में, वो जिन लोगों को कर्जे वालों को निकलने दिया गया तो काम तो वहीं से शुरू हो गया था। सही क्लास, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त तक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद खुशामदीद जी, कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं। मैं आज एक तो हमने जो पहले स्टोरीज की थी, एक तो हमने आफसाबाद में की थी कोई एजुकेशन के हवाले से जहाँ पे कलेक्शन हुआ और मुतसिब जो है पंजाब के वो खुद भी गए, और साथ ही कसूर में हमने एक स्टोरी की थी कि 22 करोड़ रुपए की लागत से एक बस स्टैंड तैयार किया गया था, मगर वहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो माफिया है वो कुछ करने नहीं दे रहा और वहाँ पे गधे बंधे हुए थे, मगर आज उसको बहाल कर दिया पंजाब हुकूमत ने। हमारे साथ हैं, एक तो पूछते हैं कसूर से असलम, आप सुन रहे हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ। कि रात को क्या एक्शन हुआ वहाँ पे और कैसे वो अड्डा जो है बहरहाल हमने कम से कम एक खिदमत की है लोगों की कि वो कैसे बहाल हुआ? काई साहब, ये जब गुज़श्ता हफ्ते में महीने हमने प्रोग्राम किया था खबर ये में, इसमें वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। उन्होंने ये
जिस दिन प्रोग्राम किया था उससे 2 घंटे बाद यहाँ पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर लाहौर पहुंच गए। 8 दिन तक जो है ना ये जो अड्डा माफिया है और इनसे मुज़ाकरात होते रहे। जब मुज़ाकरात जो कल परसों नाकाम हो गए तो कमिश्नर ने रात अपने कमिश्नर और डीसीओ कसूर ने अपनी निगरानी में रात ऑपरेशन करके जो तमाम जो 60 साल से जो गैर कानूनी अड्डे कसूर में थे वो खत्म कर दिए, मसमार कर दिए, और जो न्यू बस टर्मिनल है उसमें वहां पर तमाम जो है ना बस अड्डों को मुंतकिल कर दिया। जी कैसे साहब, तो इससे आवाम को जो है आपको आसानी होगी और वो जो रश शहर में कम हो जाएगा। असलम, एक तो रश बहुत कम हो जाएगा, दूसरा डीसीओ साहब बता रहे थे कि ये हर सालाना तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को इसमें जो है ना वो मुनाफा भी होगा, जो बसों के अड्डों से जो है ना वो वसूल वगैरह किए जाएंगे। ओके, थैंक यू असलम, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हमारे साथ कैसर भी हैं। कैसर, आप सुन रहे हैं हमें? जी जी कैसा मैं सुन रहा हूं। कैसर, आपके यहाँ भी कलेक्शन हुआ हमारी एक खबर पे, तो क्या वो स्कूल वगैरह बहाल हुए और क्या कह रहे थे मुतसिब आला? कैसा मुस्बे आला जो पंजाब हैं वो कल हाफिजाबाद आए, बल्कि वो 3 रोजा दौरे पे हाफिजाबाद हैं, क्योंकि जो हमने स्टोरी की थी एजुकेशन के हवाले से कि एक गांव है बहक अहमद यार जहां पर गर्ल्स और बॉयज स्कूल में एक तो सहूलियात का फुकदान था और दूसरा गर्ल्स जो स्कूल था वो 6 साल कबल बनाया गया, लेकिन ताहाल उसमें क्लासेस का आगाज नहीं हुआ था, जिसे कल सवाई मौसम जब पहुंचे तो उस वक्त जो है यहाँ पर क्लासेस का इजरा जो है बाकायदा हो चुका है, जिस पर सवाई मौसम ने दुनिया न्यूज की टीम को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने बिलखसूस रऊफ क्लासरा साहब के हवाले से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक अच्छी स्टोरी की, और मजीद उन्होंने ये कहा कि मैं आइंदा भी तवक्को करता हूँ कि आप ऐसी स्टोरी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने गाँव में बंद डिस्पेंसरी को खोलने का हुक्म दिया और बॉयज स्कूल में फौरी तौर पर 3 टीचर जो है वहाँ पर तैनात कर दिए गए, जहाँ पर एक टीचर पहले था लेकिन वो भी उस दिन छुट्टी पे था। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि 6 साल के दौरान उन्होंने 6000 से ज्यादा प्रेस कटिंग पर नोटिस लेते हुए बहुत से मसाइल हल किए। उनका कहना था कि पंजाब में सबसे ज्यादा पुलिस और दूसरे नंबर पर महकमा माल है जिनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही साहब तवज्जो तलब बात यह है कि उन्होंने कहा जो हमारे ये बड़े बड़े सियासतदान हैं इन्हें चाहिए कि ये थानों की सियासत छोड़कर पटवारी कल्चर छोड़कर झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के एसएचओ तैनात करवाने की बजाय ये तालीम को आम करने के लिए इकदाम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर नदीम साकी आपका। क्लासेस साहब, ये है मीडिया का किरदार, हम इनके मशहूर भी हैं जिन्होंने एक्शन किया और वो अगर बच्चे अब पढ़ सकेंगे छोटे छोटे, और मीडिया के इस पॉजिटिव रोल को याद रखना चाहिए क्लासेस साहब, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस तरह की खबरें सामने लेकर आते हैं, फिर पॉजिटिव एक्शन होता है उस पर। ये जवेद महमूद साहब जो हैं बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाले ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बड़े मतलब नाम है इनका, इनकी इंटेग्रिटी है सब कुछ, लेकिन जो इन्होंने मशवरा दिया है सियासतदानों को जवेद महमूद साहब ने, मुझे तो लगता है सारे इकट्ठे होकर किसी दिन शहबाज शरीफ साहब के पास ना पहुंचे होंगे कि सर बाकी काम करें ना करें, तो ये जवेद महमूद साहब हैं, मौसिफ साहब आपने बनाए, जरा इनको हटा दें, ये जिस तरह के मशवरे हमें दे रहे हैं इस तरह हम सियासत नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुजारिश है, अच्छे बंदे हैं, नेक आदमी हैं, नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के मशवरे वो ना दें तो ये ना होगा कुछ छोटा मोटा काम चल भी रहा है पंजाब में, किसी के घर में, किसी के देखे ना पंजाब गवर्नमेंट ने भी तो रिलीफ दे रहे हैं, तो उससे भी जाए लोग। आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब, बड़ी अहम खबर कल भी हम ये डिस्कस नहीं कर सके टाइम की कमी की वजह से। शुगर मिल्स मालिकान जो 50 करोड़ की मजीद सब्सिडी मांग रहे हैं और कहते हैं कि किसानों के 1 अरब 70 करोड़ तब तक नहीं देंगे जब तक इन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। सवाल ये है कि आधी तो शुगर मिलें चलाने वाले हुकूमत में ही है, तो ये किसानों के पैसे, इसका मतलब किसानों के खिलाफ बेचारे, उनकी आवाज कौन सुनेगा? ये लोग सुनेंगे। और मैं एक साथ सवाल डाल दूं कि अगर इतनी माशाल्लाह इनकी माली हालत खराब है हमारे तमाम शुगर मिल मालकान की, तो वे इस कदर बेआसरा हो चुके हैं, कोई इनकी मदद की माली इमदाद की जरूरत कौन करेगा इनकी मदद? ये तो बताएं हमें, ये क्या कहानी है? काश साहब बड़े इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो 50 करोड़ रुपए से शुरू करते हैं, कम अमाउंट से शुरू करते हैं ताकि सुनने वालों को कोई वो ना डिप्रेशन ना हो। जैसे कल हमारी एक कॉलर आपने वो लाहौर से शाजिया साहबा थी, मेरा ख्याल है अगर मुझे नाम उनका याद है, कि लोगों को कैसे डिप्रेशन हो जाता है। और मुझे सबसे ज़्यादा तनकीद सुननी पड़ती है कि आप ऐसी स्टोरीज लेके आते, आपको अच्छी खबरें नहीं मिलती, अक्सर मुझे सुनने पड़ते हैं ताने। तो मैं हमेशा कहता हूँ, उनको कहते रहता हूँ कि हमारा काम जो बैड मैसेंजर वाला है, हम अच्छी खबर के लिए नहीं हमें जहाँ मुलाजिम रखा जाता, हमें जो बुरे एरियाज़ में बुरे काम हो रहे थे उनको हाईलाइट करने के लिए हमें रखा जाए, जो हमारा काम है। खैर एनीवे, स्टोरी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होता है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ सारे। उसमें कहा जाता है कि ये किसानों का 1.7 बिलियन रुपीज़ जो है शुगर मिल्स वाले नहीं दे रहे,
उसके जवाब में एक प्रपोजल पेश की जाती है जी हम उस वक्त पैसे देंगे जब हमें सब्सिडी दी जाएगी, और सब्सिडी के लिए आपने कहा कि मांगे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उनका मांगे बगैर दे दिया है कि पहले तो ये ले लेना, ये ले जी आपको हम दे देते हैं। और जो समरी पेश की गई थी वहाँ पे उसमें कहीं जिक्र नहीं था, ये वजारत ने कोई रिकमेंडेशन नहीं की थी कि आपने यहाँ पे ये शुगर मिल्स के जो मालकान हैं, जो पावरफुल लोग हैं, इनको आपने कुछ सब्सिडी देनी है। उन्होंने खुद अपनी तरफ से ये सब्सिडी दी है वहाँ पे। ये आप देख रहे हैं क्लाउड कितना है इसमें। जो आपके मौजूदा हुक्मरान हैं, इनकी आपने जैसे कहा इनकी शुगर मिल्स हैं, अपोजिशन के लोग हैं उनकी शुगर मिल्स हैं, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नवाज लीग हो, बाकी पार्टी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये सब्सिडी तो आप देते हैं जब कोई नुकसान हो, तो ये खुदा न खास्ता इनकी सब मिले नुकसान पे चल रही हैं, और ये मुश्ताक घुमन साहब ये बड़ी पूछ के बताएं हमें। हाँ अच्छा, मुश्ताक घुमन साहब क्योंकि मेरी तरह वो भी ये सेक्टर को देखते रहते, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा हमें आके समझाएं कि ये पूरा सब्सिडी का ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, कि आप उसने, इससे पहले कि हम ये घुमन साहब से बात करें, छोटी सी बात मैं उसमें बता दूं, इसी ही इजलास में एक और इसमें पेश की गई थी, समरी पेश की गई थी। उसमें बताया गया कि ये जो टीसीपी है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसने 116 अरब रुपया बैंकों से लेके उन्होंने खरीदी है, चीनी खरीदी और खाद खरीदी हुकूमत के ब्याह पे, और 24 अरब रुपए की चीनी खरीदी की है शुगर मिल्स मालकान से, बैंकों से कर्जा लेके उन्होंने खरीदी है वहां से। अब उनको पैसे ही नहीं मिल रहे टीसीपी को। टीसीपी कहते हम तो दिवालिया हो गए असूल, आपने कहा था इन शुगर मिल्स वालों से 24 अरब रुपए की चीनी ले लें, हमने तो चीनी ले ली है, अब हमें पैसे दें। पैसे उनके पास है नहीं। आप वहाँ पे आप सूद भी अदा कर रहे हैं बैंकों को, इनको भी 24 अरब आकर मिल गए। ना इंसाफी की हद देखें काजी साहब कि आपने 24 अरब रुपए की चीनी खरीदी बैंकों से कर्जा लेके, और 2 अरब रुपए आप किसानों को देने को तैयार नहीं है, जिनकी वजह से चीनी बनती है, गन्ना बन। ये इस मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, न जुल्म हो रहा है। कोई किसानों की आवाज़ नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको सपोर्ट के लिए नहीं है। एक बिजनेस क्लास आ गई है, इस मुल्क पे काबिज हो गई है। वो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तबाह होकर रह गया है। 2 अरब रुपया वो किसानों को नहीं दे रहे, 24 अरब रुपया बैंक से हमने लोन लेके उनसे चीनी खरीद लिए। जी घुमन साहब आप लाइन पे हैं, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ, आप भी कुछ हमें बताएं जरा। जी घुमन, आवाज आ रही है आपको? जी मेरा सवाल मेरा वही है, ये बताइएगा कि ये क्या लॉस मेकिंग कंसर्न है, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है? नहीं जी, लॉस मेकिंग इंडस्ट्री होती तो ये अगर आप इनको देखें जिस तरह ये सब्सिडीज लेते हैं और टीसीपी का जो हुकूमत का पैसा है उसको इस्तेमाल करते हैं तो अरबों रुपए कमा लेते हैं। इस वक्त भी पंजाब के 2 बड़े शुगर मिल मालकान है जिन्होंने 2 अरब से ज्यादा के पैसे टीसीपी के दबाए हुए हैं, उनसे लोएस्ट स्टैंडर्ड उन्होंने जीता। और वो जो मार्केट में प्राइस बनती भी नहीं थी, गन्ने की प्राइस भी नहीं बनती थी उस वक्त, उसमें टेंडर उन्होंने जीत के और उनसे जो 2 अरब से ज्यादा पैसे ले लिए, और उसके बाद अब चीनी नहीं दे रहे। वो बार बार यही रो रहे हैं। और वो अब उन्होंने पंजाब हुकूमत को लिखा कि जी हमें इनसे पैसे रिकवर करके दें या चीनी लेके दें, और उन्होंने पंजाब हुकूमत पर असर अपना दबाव डाल के उनसे लिखवा के सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया कि ये तो इनका पंजाब गवर्नमेंट का काम ही नहीं है, और वो पैसे उनके फंसे हुए। अब तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम जो है वो नैब के पास जाते हैं। खजाना ने क्लासर साहब जो 50 करोड़ की सब्सिडी दी है, तो इसका ऑटोमेटिक जी ये शाहजहां, ये घुमन साहब को मेरा ख्याल आखिर में कोई अहम बात बता रहे थे, नैब की कोई बात बता रहे थे। ये नैब की क्या कहानी है घुमन साहब, जरा इस पे रोशनी डालेंगे थोड़ी सी। तो वो कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले अब ये सोच रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले ये सोच रहे हैं कि इन दोनों जो पावरफुल मिलर्स हैं पंजाब के, इनके खिलाफ नैब के पास जाएं और वो 2 अरब से ज्यादा रुपए इनसे रिकवर करने, क्योंकि ना तो चीनी दे रहे हैं ना वो पैसे वापस कर रहे हैं। ये घुमन साहब ये बताएं, आपकी बात में मुझे मतलब समझ नहीं आ रही, मुझे आपने हिला के रख दिया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में कौन ऐसा शेयर का बच्चा पैदा हो गया। आप कह रहे हैं 2 पावरफुल खानदान है जिनकी मिले हैं, वो 2 अरब रुपया नहीं दे रहे, और वो इतना बड़ा कोई शेयर पैदा हो गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो नैब में जा रहा है उनके खिलाफ। और ये ना भूलिएगा कि नैब की जो इस वक्त जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो ये वजीर आजम साहब के पास है। मेरा ख्याल अभी को उसका उन्होंने वजीर भी नहीं बनाया। ये कौन सा है सब वहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री में नया कोई उसके स्टेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, और उनके ये नॉलेज में भी है। बल्कि ये पिछले दिनों जो अभी जो सब्सिडी वाली बात 500 मिलियन की रुपए की इन्होंने फिर सब्सिडी दी है इनको, मेरी खुद खुरम दस्तगीर से बात हुई। मैंने कहा जी ये क्या लूट मची है, हम तो पहले सुनते थे पीपल्स पार्टी के दौर में ऐसा था, तो अब दोबारा फिर शुरू हो रहा है। आप और आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे नेशनल असेंबली के, आप खुद आवाज उठाते थे, तो उनका ये कहना था कि ये कम से कम हमारी प्रपोजल नहीं थी, ये वही सब कुछ हुआ जो डार साहब ने किया है। सही, तो आप खुद जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक घुमन आपका। क्लास साहब इस पर आपका कमेंट लेते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रहीम यार खान से कॉलर है महमूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शादिया, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? प्लास्टर साहब, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मेरी ये दरख्वास्त है कि इसका वक्त अगर बढ़ा दें तो तशनगी जो है वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरी बात ये, आज मैं क्लासा साहब को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने किसानों की उस मजलूमियत को उजागर किया है कि जो मीडिया बहुत कम करता है। मैं वहाँ एक तरफ तो शुगर मिल माफिया जो है वो उधर लूट रही, वहाँ तो वो मालिक भी खुद हैं, सब्सिडी देने वाले भी खुद हैं, लेने वाले भी खुद हैं। लेकिन जहाँ जो किसानों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके लिए मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप तसल्ली से सुन लें तो उसको फॉलो अप भी आप देंगे इंशाल्लाह, कि किसानों के साथ एक साल मुसलसल मेहनत करके हम जब इनके पास गन्ना लेके जाते हैं, ये 40 मन, क्लासरा साहब जरा नोट कीजिए, 40 मन एक ट्रॉली पे कटौती करते हैं भत्ता, जिसे हम बाकी तो इस्तेमाल करते हैं भत्ते का लफ्ज, भत्ता हमसे लेते हैं। और एक शुगर मिल 1600 ट्रॉली क्रैश करती है एक 24 घंटों के अंदर। अगर 40 मन को जरब दें 170 के साथ तो 80 लाख कमो पेश 70 लाख एक 24 घंटों के अंदर ये हमारा हक खाते हैं। उसके अलावा 6-6 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगा के वहां ना कोई एनजीओ बोलती है, जिस तरह आपने फरमाया, कोई जो हमारे एमपीएस एमएनएस बोलते हैं, कोई नहीं कहता। 6 दिन वो शख्स, ना वहां पे कोई बैतुल खला का इंतजाम, ना खाने का, लंबी लाइनें, यानी 10-10 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती हैं। अगर हम किसी अरबाब इख्तियार को गुजारिश करते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलासरा साहब, आपने बहुत बड़ा ये जिहाद किया है ये बात करके। उसके अलावा हमें 120 रुपए पे गन्ना मिलें खरीद करती हैं, हमने इंतजामिया को पकड़ के दिया, लेकिन इंतजामिया बेबस है, डीसीओ के बस में नहीं है। जहां पे एमपीएस एमएनएस या ये जो मिनिस्टर जो मिलों के मालिक हैं वो चीफ मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की गाड़ियां ड्राइव करेंगे, तो वहां फिर किस तरह से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महमूद बुखारी साहब। हम आपका फॉलो अप भी करेंगे और जो किसानों की जो प्लाइट है इस पे भी हम बात करेंगे। बहरहाल आपकी बात खुल के सामने आ गई। जी काई साहब, आपकी खबर की तरफ शाजिया जी, जो बड़े दिनों से शोर मचा हुआ है, ये जो अमेरिका में शटडाउन हो गया, पहली बात तो ये शटडाउन है कि हम सादा ज़बान में बात करें ना, ये मुश्किल लफ्ज़ों में बात करते हैं। शटडाउन ये है कि अब अमेरिका के पास अब पैसे नहीं है, जो कर्जा है उसको सर्विस करने के लिए $16 ट्रिलियन उसका कर्जा हो गया। अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि कर्जा तो देना है और ये इनका वायदा भी हो जाएगा, मगर जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये देखें, आप ये जो ओबामा केयर है और ये आवाम पे जो आप पैसे खर्च करते हैं ना, यहाँ से कटौती करके तो दे दें। तो ओबामा कहते हैं कि यार इस तरह ना करें, कि डेट की सीलिंग ऊपर ले जाते हैं एक, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होती है कि इसके ऊपर जाए। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब स्प्लिट आती है, क्लास तो एक है, रूलिंग क्लास, जिसके एक के जो है ओबामा उनको एक सेक्शन को हेड करते हैं, एक के रिपब्लिकन है और दोनों के मफादात भी एक है। अब उस्ताद कहते हैं कि जब बुरान आता है समाज में तो रूलिंग क्लास फटती है, आपस में स्प्लिट होती है। एक कहते हैं कि रिफॉर्म करो तो वरना मारे जाएंगे, दूसरा कहते हैं रिफॉर्म करोगे तो मारे जाएंगे, और दोनों ही ठीक कह रहे होते हैं एक लम्हे। तो सवाल ये है कि अब दुनिया का इतना बड़ा मुल्क जो है वो अपना डेट सर्विस नहीं कर सकता, और 17 तारीख को उसके पास इस अक्टूबर को $30 बिलियन रह जाएंगे, जो उस पैसे से कम है जो स्लिम कार्लोस के पास है, जो वारन बफेट के पास है, जो बिल गेट के पास है। और 1% और 99% वहां भी यही है कि अब ये रियासत को भी इन्होंने आके माजूर कर दिया है। इनका मुआहदा हो जाएगा, ये आगे चलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, आगे पता नहीं कुछ है या नहीं, मगर जिस अंदाज से ये हम चला रहे हैं, और यहाँ भी चला रहे हैं और वहां भी चला रहे हैं, ये कुछ देर चलता नजर नहीं आता। और इसमें जो 1% और 99% की जो अमेरिका में लड़ाई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत है, वहां भी ये तेज होगी और दुनिया में भी लोग इस मॉडल को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास साहब के पास चलते हैं। क्लास साहब, अभी हम चीनी की बात कर रहे थे, वहां परेशान है किसान, चीनी पर जो सब्सिडी मांग रहे हैं उस पर उनको जो पैसे देने वो नहीं दिए जा रहे। इधर हमारे पास खाद लेने के लिए पैसे नहीं है, खाद लेने के लिए भी अब हमें कर्जे लेने पड़ेंगे। मैं वही सोच रहा था, जो मेरे भाई ने रहीम यार खान से कॉल की और बड़ी डिटेल से हमें उन्होंने जो वहाँ के ग्राउंड पे मसाइल हैं वो बताए हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि अब ये स्टोरी शेयर करूँ ना करूँ, उनका मजीद डिप्रेशन में इजाफा करूँ ना करूँ। 2 अक्टूबर को यहाँ पे इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, पेपर है मेरे पास, कागजात हैं सारे के सारे। उसमें एक एजेंडे पे आता है कि खाद लेनी है रबी फसल के लिए, नवंबर-दिसंबर के लिए बाकायदा वार्निंग दी गई है कि हजूर अगर आपने खाद ना ली फौरी तौर पर 5 लाख टन खाद आपको चाहिए, यूरिया खाद चाहिए रबी की फसल के लिए, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा बुरहान आ सकता है। मेहरबानी फरमाएं आप फौरी तौर पर खाद इंपोर्ट करने का कोई तरीक़ाकार सोचें। उस पर वो फरमाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास तो डॉलर ही नहीं है जनाब, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है।
हम कहाँ से खाद खरीद के दें आपको? ये सुनते हैं ज़रा, इस मुल्क की हालत देखें। आपको 25% आपका एक एग्रीकल्चर आपका मुल्क है, आपकी इंडस्ट्री सारी एग्रीकल्चर पे चलती है। आपके 70% से ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर एरियाज़ में है, वो आपके पास शहरों में नहीं आते। वो खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद कल्टीवेट करते हैं, अपना भी पेट भरते हैं और पूरे शहरों को भी वो प्रोवाइड करते हैं। वो आपको गंदों में प्रोवाइड करते हैं तो, और दूसरी चीज़ें भी करते हैं। उनके लिए आपके पास डॉलर नहीं है और बाकी सब के लिए डॉलर्स हैं। उस पर उन्होंने तजवीज़ दी, ज़रा सुनते हैं और सर धुने इस पर। ये बकायदा कागजात में है, कोई चैलेंज करने चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के बड़े अफसर साहब बड़े हैं यहाँ पे, इंतहाई ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें कहे मुझसे बात कर लें, ये चीज़ें दिखा दूंगा, उनकी अपनी कही हुई हैं। उन्होंने कहा जी कि या आप ऐसे करें, पैसे तो नहीं है हमारे पास खाद खरीदने के लिए, यूरिया खाद के लिए। हम इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन्स को कहते हैं कि आप जो है पूरी दुनिया में एक बैगिंग बाउल लें और जाके कहीं से भीख मांगें कि हमें डॉलर चाहिए, हमने अपने किसानों के लिए हम ये खाद खरीदनी है, हमने यूरिया खाद खरीदनी है। अच्छा। तो अब ये नरगिस सेठी साहबा जो हैं वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के सेक्रेटरी हैं, अब उनके जिम्मे ये काम लगा है कि बड़ा सा कशकोल उठाएं और पहले सऊदी अरेबिया के पास जाएं, क्योंकि यूजली हम सऊदी अरेबिया से ही ये खाद खरीदने के लिए कर्जा लेते हैं। वो नहीं मानते, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे कि हजूर अब आप हमें कुछ डॉलर दें, हमने खाद खरीदनी है। ये लेवल हो चुका है आपका पाकिस्तान में। जो तहरे लहूती के नारे हमें सुनाए जाते थे कि कर्ज नहीं लेंगे, कि खाद लेने के लिए भी अब आप जाएंगे दुनिया के पास कि हमें कर्जा दें, हमने 5 लाख टन हमने यूरिया खाद खरीदनी है किसानों के लिए। ना खरीदी तो मुल्क में बहरान आ जाएगा। और इतने फखर से ये लोग फैसले करते हैं। मैं उसकी प्रोसीडिंग पढ़ रहा था, इनमें कोई एहसास ज़्यादा नहीं है, कोई इनको छोटी सी चीज़ का भी पता नहीं है कि अच्छा। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, अभी IMF से $7 बिलियन लेके हैं। भैया आप IMF से $7 बिलियन लेके हैं, क्या किसानों के लिए $25 मिलियन उसमें से नहीं निकल सकते? उसके लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा, उस पर भी आपको सूद देना पड़ेगा और फिर आप उसकी भी किस्तें करवाएंगे। ये वो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है जिससे मुल्क को चलाया जा रहा है। कोई ऐसा हमारा सेक्टर है जो कर्जे के बगैर चल रहा है? कोई एक सेक्टर है जो कर्जे के बगैर चल रहा है? वो तो मैंने आपको गिनवाए थे उस दिन ये प्रोग्राम में, काजी साहब मेरा कल छुट्टी पे थे। आपको 25 सेक्टर मैंने गिनवाए थे कि जब इनसे पूछा गया, कौमी असम्बली में एक सवाल डाला गया कि ये बताया जाए जो आपने कर्जे लिए वो कहाँ का इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने 25 महकमे गिनवा दिए थे कि जनाब जो कर्जा हम लेते हैं फलां 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 में लग रहा है, और पता लगता है जो हम सांस ले रहे हैं वो भी कर्ज की ले रहे हैं। ये तो पूरा मुल्क कर्ज पे चल रहा है। और जो काजी साहब ने बात की, पता नहीं कैसे सिस्टम चल रहा है, कितनी देर चलेगा, इसको कोई रोकने का, कोई रिफॉर्म करने का कोई तरीका है कि नहीं है? या इसी तरीके से इवन खाद भी चाहिए इस मुल्क के लिए तो वो भी कर्ज पे लेके आप लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आपको $25 मिलियन भी नहीं रहेंगे। $125 मिलियन के आप वो खरीद लेते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं, $125 मिलियन अपने किसान के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उसके लिए टक्का नहीं है ना। शुगर मिल वाले उनको पैसा देने को तैयार है, खाद की बात आती है आप कहते कर्जा ले लो, खाद मंगवा लो। ये जाते जाते बात कर लूँ, जब इस तरह की स्टेट ऑफ अफेयर्स हो तो ये एक सेमिनार हुआ था बलोचिस्तान में जिसमें सारे ही काफ़ी लोग मौजूद थे और उन्होंने, हम ये फिक्र पहले दे चुके हैं मगर चले उन्होंने दोहराई और पार्लियामेंट के लोग भी सुन रहे थे। पूरे पाकिस्तान में जो बच्चों की स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिनकी हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, वो बच्चे जो बिल्कुल एक अंडरवेट हैं, उनकी शरह 52.2% है वहाँ पे, जबकि पाकिस्तान में ओवरऑल वो भी बड़ी शर्मनाक शरह है, वो 43.7% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक मजदूरों की एक आधी मुल्क की आबादी जो होगी आज से 20-25 साल जब जवान होंगे 10-15 सालों में, तो क्या वो माजूर होंगे? तो जब ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हो, जब आपकी तरजीह ये लोग ना हो, तो फिर मेरे ख्याल में आबादियाँ ऐसे सफ़र करती हैं। और ये पार्लियामेंट में वो कह रहे थे कि इस इशू को उठाएंगे। बलूचिस्तान में मालिक साहब को बनाया गया था बड़ा फैन फेयर के साथ, वो तो बड़े प्रोग्रेसिव आदमी थे, तो वो भी वो कुछ नहीं कर पाए इनका। तो ये क्या इशू है, इस पर तफसील से बात करेंगे। जी जरूर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासेस आप काजी साहब नाज़िम प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।